नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलन पीज की लिखी हुई बुक सवाल ही जवाब है की बुक समरी के इस सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बुक के पहले और दूसरे अध्याय को कवर करेंगे। दोस्तों, इन अध्यायों से हम कई महत्वपूर्ण बातें सीखने वाले हैं जिन्हें अपने जीवन शैली में उतारकर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पहला कदम। इस अध्याय का शुरुआत इस चित्र के साथ होता है। जीवन की अधिकतर वस्तुओं की तरह बहुत से लोग इस चित्र को देखकर इसका स्पष्ट अर्थ समझ पाते हैं और कई लोग इसे असंबद्ध रेखाओं की सिर्फ एक श्रृंखला समझते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। पर जब आप रेखाओं और लाइनों के बीच में पढ़ने की कला सीख लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको इसका अर्थ जानने के लिए अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और इस बुक के माध्यम से हम आपको यही करना सिखाना चाहते हैं। इस चित्र को समझने के लिए इस पेज को थोड़ा सा झुकाकर न्यून कोण बनाएं और अपने से थोड़ा दूर रखकर एक आंख बंद करके इसे ध्यान से देखें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। फॉलो योर ड्रीम। सफलता के 5 स्वर्णिम नियम। लेखक इन 5 नियमों का उपयोग अपने बचपन से ही कर रहे हैं और उनका मानना है अगर इन नियमों के अनुसार जो कोई अभ्यास करेगा वह जरूर अपने व्यवसाय में सफल होगा। जब लेखक केवल 11 वर्ष के थे तब वे पैसे के उद्देश्य से घरेलू काम में आने वाले स्पंज बेचने का काम कर रहे थे। वे बचपन में ही सफलता के नियम समझ गए थे जब उन्हें एक वृद्ध और समझदार व्यक्ति ने ये कहा, सफलता एक खेल है, आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार जीतेंगे और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। इसी वाक्य से 5 नियम बने हैं। आइए इन 5 नियमों को समझते हैं। अब आगे मैं एलन पीज की तरह बात करूंगा। पहला नियम, ज़्यादा लोगों से मिले। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी समय हो उससे बात करना शुरू कर दें। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज ना बने जो अच्छे संभावित ग्राहकों को छांट कर नकारने का प्रयास करता हो। अगर आप ग्राहकों की सूची पर नज़र दौड़ाते समय ये सोचने लगें ये ज़्यादा उम्र वाले हैं, ये युवा हैं, ये ज़्यादा अमीर हैं, ये ज़्यादा गरीब हैं, आदि आदि, तो समझ लें कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए हर एक से बात करना होगा क्योंकि आपको अभ्यास की ज़रूरत है। जब आप अपने बिजनेस के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। दूसरा नियम, ज़्यादा लोगों से मिलें। लोगों को फ़ोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुतकर्ता हों, हो सकता है कि आपकी वेशभूषा बढ़िया हो, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिजनेस में ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। इसीलिए हर एक से मिले, हर एक से बात करें। तीसरा नियम, ज़्यादा लोगों से मिले। नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल ऊपरी सतह पर काम करते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राजी नहीं कर पाते, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। चौथा नियम, औसत के नियम का प्रयोग करें। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती हैं तो आपको मिलने वाले परिणाम भी एक से ही होंगे। उदाहरण के तौर पर बीमा व्यवसाय में मैंने 1:56 के औसत की खोज की। इसका मतलब था कि अगर मैं सड़कों पर जाकर यह नकारात्मक सवाल पूछूं, क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, तो 56 में से एक व्यक्ति मुझसे बीमा करवाने के लिए तैयार हो जाता। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं एक दिन में 168 बार यही सवाल करूं तो मैं दिन में 3 बार सफल हो सकता हूं और विक्रेताओं की चोटी के 5% लोगों में जगह बना सकता हूं। जब मैं छोटा बच्चा था और घर घर जाकर 20 सेंट में घरेलू स्पंज बेचा करता था तो मेरा औसत था 10:7:4:2। मैं शाम
4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाज़ों को खटखटाता था उनमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे। उनमें से भी केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति देखते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था, जो 1962 में अच्छी खासी रकम थी, खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए। मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाज़ों को खटखटा सकता था और इस तरह 2 घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता था, जो $2.40 के बराबर रकम थी। चूँकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसीलिए उन 3 दरवाज़ों की चिंता कभी नहीं हुई जो नहीं खुले, ना ही उन 3 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, और ना ही उन 2 लोगों के बारे में जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो बस इतना जानता था, अगर मैं 10 दरवाज़ों पर दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेंट कमा लूँगा। इसका मतलब यह था कि हर बार जब मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो मैं 4 सेंट कमाऊंगा, इसके बाद चाहे जो भी हो। औसत का यह नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक शक्ति था। 10 दरवाज़ों पर दस्तक दो और 40 सेंट कमाओ। सफलता सिर्फ इस बात पर छुपी हुई थी कि मैं कितनी जल्दी इन दरवाज़ों पर दस्तक दे सकता हूँ। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। जल्द ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर किसने दरवाज़ा नहीं खोला, किसने मुझे देखने के बाद मेरी बात को नहीं सुना, या किसने मेरी बात सुनने के बाद मेरा सामान नहीं खरीदा। क्योंकि औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह न केवल आपकी प्रेरणा का सतत स्रोत है, बल्कि नकारे जाने को सहजता से लेने की कुंजी भी है। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती। तब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं। औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। अगर कोई ना कह देगा तो आप निराश हो सकते हैं। अगर कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो आप उदास भी हो सकते हैं। पर अगर आप औसत के नियम को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। $9 की पोकर मशीन। जब मैं किशोर अवस्था में था तो मेरे पास एक साइकिलिंग कार्य था। मैं बर्तन, चादर और कंबल बेचा करता था। तब मेरा अनुपात था 5:3:2:1। मैं 5 संभावित लोगों को फ़ोन लगाता था। उनमें से 3 मुझे मिलने का समय देते थे। उनमें से भी केवल 2 के सामने मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिलता था। इस तरह केवल 2 ही लोग मेरी पूरी बात सुनते थे और उन दोनों में से एक मेरा सामान खरीद लेता था, और इस तरह मैं $45 कमा लेता था, जो एक तरह से $9 प्रति फ़ोन था। इसका मतलब यह था कि फ़ोन पर हुई हर हाँ का अर्थ $15 था, चाहे वे मेरा सामान खरीदें या ना खरीदें। मैंने एक बड़ी सी तख्ती बनाई जिस पर $9 लिखकर मैंने उसे अपने टेलीफोन के पास रख लिया। हर उस व्यक्ति से जो मेरे फ़ोन का जवाब देता था मुझे $9 मिलते थे। हर उस व्यक्ति से जो मुझसे मिलने के लिए हाँ कहता था मुझे $15 मिलते थे। इसका अर्थ यह था कि मैं अपनी तकदीर खुद बना रहा था। मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदे। मेरा प्रमुख लक्ष्य तो केवल संभावित ग्राहकों को फ़ोन करते रहना था। यही सफलता की कुंजी है। बड़ी सफलता कैसे पाएं? 20 साल की उम्र में मैं सेल्समैन के रूप में बीमा कंपनी व्यवसाय में आया। 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में ही 10 लाख से ज़्यादा का बीमा बेचा था। मेरा औसत था 10:5:4:3:1। मेरे फ़ोन का जवाब देने वाले हर 10 संभावित व्यक्तियों में से 5 मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। उनमें से मैं सिर्फ 4 से ही मिल पाता था। उन 4 में से केवल 3 लोग ही पूरी तरह से मेरी प्रस्तुति सुनते थे और उनमें से भी एक ही मेरा सामान खरीदता था, और इस तरह मैं $300 कमा लेता था। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दें। मैं जानता था कि अगर 10 लोग
फ़ोन का जवाब देते हैं तो उनमें से 5 मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे और अंततः मुझे $300 का कमीशन मिलेगा। इस तरह हर उस संभावित ग्राहक से जो मेरे फ़ोन का जवाब देता था मुझे $300 मिलते थे। 5वां नियम, अपना औसत सुधारें। बीमा व्यवसाय में मैं जानता था कि हर बार जब मैं फ़ोन घुमाता था और किसी से बात करता था तो मुझे $30 मिलते थे। फिर भी 10 टेलीफोन कॉल के बदले 5 अपॉइंटमेंट का मेरा अनुपात मेरी राय में खास अच्छा नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं अपने बहुत सारे संभावित ग्राहकों को गंवा रहा था। मुझे ज़रूरत थी अपॉइंटमेंट हासिल करने की एक ऐसी पद्धति की जो हर 10 कॉल में से कम 8 अपॉइंटमेंट दिला सके, जिसका मतलब था मैं अपने संभावित ग्राहकों में से सिर्फ 20% ग्राहकों से नहीं मिल सकता था। इस कमी को मैं अच्छे संभावित ग्राहकों से मिलकर दूर कर सकता था, परंतु मैं फिर भी जानता था कि अगर मैं कुछ भी नहीं बदलता तो भी मैं हर बार फ़ोन घुमाने पर $30 कमा ही लूँगा। अनुपात का ध्यान रखने से आप पूरे सचेत रहते हैं, क्योंकि अनुपात आपको बताता है कि आप में सुधार की गुंजाइश कहाँ है और आप कितने सफल हो सकते हैं। इन नियमों को नेटवर्किंग में अपनाएं। अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंत्रण देंगे तो ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे। जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का आमंत्रण देंगे, आप आमंत्रण देने की अपनी कला को उतना ही निखारते जाएंगे और पहले से बेहतर बनते जाएंगे। दूसरे शब्दों में, आपको अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण देना होगा। नेटवर्किंग व्यवसाय में औसत। नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य औसत है 10:6:3:1। अगर 10 संभावित ग्राहक आपकी प्रस्तुति को सुनते हैं तो उनमें से 6 इसे लेकर रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं कि वे इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। इनमें से आधे ही वास्तव में बिजनेस शुरू करते हैं और इन 3 में से केवल एक ही सफल होता है। तो इस तरह 10 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति दीर्घकालीन वितरण बन पाते हैं। अब एक बड़ा सवाल है, बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर तय करेगा। जीवन बीमा व्यवसाय में हर एक ने 10 लाख का बीमा बेचा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने 3 से 5 सालों में ऐसा किया है और कुछ लोगों ने 1 साल के भीतर ही कर दिखाया है, और यहीं पर इनाम का रहस्य छुपा हुआ है। मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना सुनियोजित था कि मैं हर 12 हफ्तों में 10 लाख का बीमा बेच लेता था। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटर्स सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते हैं। अगर आप तत्काल अपने परिणामों को दोगुना करना चाहते हैं तो उसका सीधा सा जवाब है, अगले साल के संभावित ग्राहकों से इसी साल मिले और उनसे अभी मिले। आपके सामने बेचने की समस्या है ही नहीं। सफलता की कुंजी यह है कि आप ज़्यादा नियोजित और प्रेरित हो, ताकि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो मिल लें। नेटवर्किंग में बड़ी सफलता प्राप्त करने की सही कुंजी लोगों को तैयार करना नहीं है, बल्कि इतना अधिक सुनियोजित और अनुशासित बनना है कि आप अधिक से अधिक लोगों से जल्दी मिल सकें। औसत सुधारना तो केवल सीखने का एक प्रक्रिया है। अध्याय 2, किस तरह हां तक पहुंचे। मैं अध्याय आरंभ करूं उससे पहले आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके संभावित ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं? इसका छोटा सा उत्तर है नहीं। वे सोचते हैं कि आप उन्हें अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए और सामान बेचने के लिए ही आए हैं। इसीलिए वे रक्षात्मक मुद्रा में होते हैं और आपके हर बात पर आपत्ति उठाते हैं। इसलिए नहीं कि आपने जो कहा है वह तर्कसंगत नहीं है, बल्कि इसलिए कि ऐसा आप कहते हैं। अगर आप कुछ कहते हैं तो वह आपका विचार है, उनका नहीं। आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं वह सब सही होता है, क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो यह उनका विचार होता है, आपका नहीं। यही विचार को स्वीकार्य बनाता है और वे उनके बारे में आपत्तियां उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। उदाहरण के लिए, जब आप किसी संभावित ग्राहक से ये कहते हैं, आप एक ऐसी जीवन शैली अपना सकेंगे जो आपको हर मनचाही चीजें देंगी,
तो हो सकता है वो आपसे अपने वर्तमान जीवन शैली को बेहतर बताने की कोशिश करे, चाहे ये सच हो या ना हो। लेकिन अगर आपका संभावित ग्राहक ठीक यही बात आपसे कहता है तो वह सही होगा। अगर वह कहे, मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन शैली में सुधार हो और मुझे जीवन की सारी अच्छी चीजें मिले, तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि ऐसा उसी ने कहा है। यह उसका विचार है, आपका नहीं। जो तकनीक आप खोजने वाले हैं वह आपको इस योग्य बना देगी कि आपके संभावित ग्राहक आपको यह स्वयं बताएंगे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। आपको केवल उनकी बातें सुननी है, बशर्ते आप उनकी बातों पर रुचि लें। नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने की 4 कुंजियां। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप अपने संभावित ग्राहकों के परिणाम को हाँ में बदलना चाहते हैं तो ये 4 कुंजियों की तकनीक आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप 4 कुंजियों की तकनीक का प्रयोग करते हैं तो आपके संभावित ग्राहक आपको बताएंगे कि वे क्या चाहते हैं, जबकि आप केवल उनकी बातें सुनेंगे। चलिए अब हम 4 कुंजियों की तकनीक को विस्तार से समझते हैं। बर्फ पिघलाएं। इस कुंजी का उद्देश्य है संभावित ग्राहक के साथ तालमेल बनाना। यहाँ पर आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इस कुंजी का लक्ष्य अच्छे से अपनी योजना को बेचना है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो ज्यादा संभावना है कि वो आपकी योजना को पसंद करेगा, पर अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है या आप पर विश्वास नहीं रखता है तो हो सकता है वो आपकी योजना को पसंद ना करे। इस स्थिति में आपको तब तक अपनी योजना का उपयोग करना पड़ेगा जब तक कि आप अपना विश्वास न जमा लें। जब आप अपना विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा। कुछ लोगों के साथ इस स्थिति में आपको केवल 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि कई लोगों के साथ इसमें 30 से 40 मिनट तक लग सकते हैं। सही बटन खोजें। यह सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। इस कुंजी के माध्यम से आप संभावित ग्राहकों को यह एहसास दिला सकते हैं कि वे अपने आमदनी या कार्य करने की शैली से आत्मसंतुष्ट हैं या नहीं। आपको अपने टीम में ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो अपने आमदनी और कार्य करने की शैली से आत्मसंतुष्ट हो। आपको तो सिर्फ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो प्रबल भावनात्मक कारणों से आपके साथ शामिल होना चाहते हो सकता है आपके संभावित ग्राहक भावनात्मक रूप से भिन्न हो, जिसके कारण उनसे बात करते समय वे रोमांचित या दुखी या चिंतित हो जाएं, या उससे भी बढ़कर नाराज भी हो जाएं। परंतु यह ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा बल्कि अपने आप पर होगा। इस स्थिति में आप यह जान सकेंगे कि आपके संभावित ग्राहक के प्राथमिक प्रेरणा घटक या प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को कैसे खोजा जाए। प्राथमिक प्रेरणा घटक ही वह कारण होता है जिसके कारण वे आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। हर व्यक्ति 2 में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। इस कुंजी के द्वारा आप जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह सामने लाया जाए और यह जानने के बाद किस तरह उन्हें अपनी योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर संभावित ग्राहक आपको बताते हैं कि वे क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और किन कष्टों से बचना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक कुछ इस प्रकार हैं। जब आप इस सूची का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इन सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका भी प्राथमिक कारण है, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। कई और सहायक कारण भी हो सकते हैं, पर कोई एक कारण अन्य कारणों से अधिक प्रबल अवश्य होगा। यही आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक है। चूँकि प्राथमिक प्रेरणा घटक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए यह समझ लेना अनिवार्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक वही नहीं होता जो कि आपका है। उदाहरण के तौर पर आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो सकती है, पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि यह आइसक्रीम हर एक को पसंद होगी। कई लोग स्ट्रॉबेरी, कैरेमल को ज्यादा पसंद करते होंगे, पर अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं तो आपके लिए इसके बारे में बातें करना न केवल आसान होगा बल्कि आप इसे दूसरे लोगों के साथ बांटना भी पसंद करेंगे, और आपके लिए यह समझना बहुत कठिन होगा कि इसे हर व्यक्ति पसंद क्यों नहीं करता। अब आगे हम कुछ कहानियों की मदद से प्राथमिक प्रेरणा घटक को समझेंगे। रॉन क्यों शामिल नहीं हुआ? अल्बर्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर था। वह नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आया था क्योंकि उसे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी। इसके अलावा उसके और कई सपने थे, जैसे अपना मालिक खुद बनना, खुद की आमदनी तय करना, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना इत्यादि। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक था, क्योंकि इसी के द्वारा उसे बाकी सारी चीजें मिल सकती थी। वह पूर्ण भावनात्मक रूप से अपने सपनों से जुड़ा हुआ था और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित था।
एक दिन अल्बर्ट स्थानीय कार्यक्रम के लिए फंड जुटाने के दौरान रोन नामक व्यक्ति से मिला और उसने उसे बिजनेस दिखाने के लिए आमंत्रित किया। अल्बर्ट ने रोन को पूरे उत्साह से अपनी योजना समझाई। रोन काफी प्रभावित भी हुआ और उसने कहा वह शामिल होना चाहेगा। उस दिन के बाद अल्बर्ट ने रोन को फिर कभी नहीं देखा और वह यह सोचने लगा कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई थी, रोन क्यों शामिल नहीं हुआ। समस्या यह थी कि दरअसल रोन का प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता था ही नहीं, उसमें अमीर बनने, बड़े घर में रहने और बढ़िया कार का मालिक बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह अपनी माँ से मिले अपने छोटे से घर में ही खुश था। उसे सड़क के ट्रैफिक में फंसने के बजाय ट्रेन पकड़ना ज्यादा पसंद था। रोन ने महसूस किया कि आर्थिक स्वतंत्रता तो ठीक है, पर इससे उसे सौदा पक्का करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पा रही थी। रोन की असली प्रेरणा यह थी कि उसे नए लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे, नए कलाएं सीखने को मिलेंगी और वह समाज के लिए अपना योगदान दे सकेगा। इसी कारण तो वह फंड इकट्ठा करने की योजना में शामिल हुआ था, पर उसे इन मुद्दों के बारे में बताने का अवसर नहीं मिला क्योंकि अल्बर्ट आर्थिक स्वतंत्रता को उसके गले के नीचे उतारना चाहता था। निश्चित रूप से रोन पर अल्बर्ट की उत्साही प्रस्तुति का प्रभाव हुआ था, परंतु अगले दिन जब सूरज निकला तो उसकी प्रतिक्रिया ठंडी हो गई। कुछ ही दिनों में रोन अल्बर्ट की उत्साहपूर्ण प्रस्तुति के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। अल्बर्ट यह नहीं जान सका कि दूसरों की सहायता करना रोन का प्राथमिक प्रेरणा घटक है। जेन का गलत फैसला। जेन की उम्र 34 वर्ष थी और वह अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। वह 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में थी। डेविड से उसकी पहचान एक डिनर पार्टी में हुई। डेविड ने उसकी नेटवर्किंग गतिविधियों में रुचि ली और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए। जेन का खुद का प्राथमिक प्रेरणा घटक था अपने लिए ज्यादा खाली समय जुटाना, ताकि वह अपने दोनों बच्चों को ठीक से पाल सके और शिक्षित कर सके, पर वह जानती थी कि यह हर एक की पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। डेविड की उम्र 50 और 60 के बीच थी। उसका स्वयं का कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग का काम था, इसीलिए जेन ने अनुमान लगाया कि उसकी प्राथमिकताओं की सूची में रिटायरमेंट का स्थान पहले नंबर पर होगा। जब वह बिजनेस के बारे में बात कर रही थी तो उसकी चर्चा के केंद्र में यह बात मौजूद थी कि इससे लोगों को आरामदेह रिटायरमेंट के पूरे लाभ मिल सकेंगे। शाम खत्म होने पर वह हैरान हो गई जब डेविड ने उसे बताया कि वह कभी रिटायर नहीं होना चाहता। जेन ने यह गलत अनुमान लगा लिया था कि रिटायरमेंट डेविड का प्राथमिक प्रेरणा घटक है। इसका परिणाम यह निकला कि डेविड उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं हो पाया। इसीलिए अनुमान न लगाएं। यह प्रस्तुतकर्ता और संभावित ग्राहक दोनों में से एक को मूर्ख बना सकता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति के प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में अनुमान लगाते हैं तो आपके गलत होने की काफी संभावना होती है। अगर आपका अनुमान सही भी हो तो भी यह आपका विचार नजर आएगा, न कि आपके संभावित ग्राहक का, और इस तरह इसका प्रभाव और प्रेरणादायी शक्ति उतने नहीं होंगे जितने की अपेक्षित है। प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह खोजें? प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें। यह सूची आपके बिजनेस कार्ड के पीछे हो सकती है। यहाँ कुछ प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची दी गई है जिन्हें आप अपने कार्ड के पीछे रख सकते हैं। अपनी सूची को दिखाने का सीधा सा तरीका है अपने संभावित ग्राहक से यह सवाल करें, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? इस सीधे से सवाल में यह खूबी छुपी हुई है कि अगर सामने वाला जवाब में नहीं कहता है तो आपको यह कहने की छूट मिल जाती है, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद आप अपनी सूची उसके सामने रखते हैं। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवाल के जवाब में हाँ कहता है तो आप उससे पूछें, तो बताइए कि लोग इस बिजनेस में क्यों शामिल होते हैं। इस पर आपका संभावित ग्राहक आपको कुछ असली और कुछ अधपके कारण गिना देगा जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाएं, तो आप पूछें और कुछ, वह जवाब देगा नहीं। इस पर आप यह कहें, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटकों की अपनी सूची रख दें। इसके बाद 5 ठोस सोने के सवाल पूछें। यह 5 सवाल आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में सबसे ज्यादा कीमती होंगे। ये जल्दी ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग की चोटी तक तेजी से पहुंचा देंगे। यह रहे आपके 5 ठोस सोने के सवाल। पहला सवाल है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? दूसरा सवाल है, आपने इसी को क्यों चुना? तीसरा सवाल है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? चौथा सवाल है, यदि आपको यह अवसर ना मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे? पांचवा सवाल है, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? इन सवालों को रट लें और इन्हें अपना हिस्सा बना लें। इनके क्रम को बदलने की गलती ना करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सवाल इसी क्रम में पूछे जाएं। नए संभावित ग्राहक से बात करते समय
कुछ नेटवर्कर्स उत्सुकता की शैली का प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ सीधी शैली का प्रयोग करते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि वास्तविक घटना पर आधारित हैं। इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम ये जान सकेंगे कि इन 5 ठोस सोने के सवाल को अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई किया जाए। इन एग्जाम्पल्स में सीधी शैली का प्रयोग किया गया है। पहला उदाहरण, नेहा मिली राजेश और रेखा से। राजेश और रेखा लगभग 25 वर्षीय कपल थे जो हाल ही में अपने नए घर में रहने आए थे। उनका मकान नेहा के मकान से 10 कदम की दूरी पर था। पड़ोसियों की समान चर्चा के दौरान नेहा ने उन्हें बताया कि वह मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ी है और उन्हें बताना चाहती है कि यह बिजनेस किस तरह से काम करता है। इस पर राजेश और रेखा ने नेहा को बताया कि उन्होंने नेटवर्किंग के बारे में सुन रखा है और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बिजनेस में प्रयास किए थे और जो बाद में असफल हो गए थे। उनकी नज़र में यह किसी साबुन से संबंधित था। इतना कह चुकने के बाद उन्होंने पूछा, क्या यह एमवे की तरह है? इस पर नेहा ने चर्चा की बागडोर थाम ली और फिर नेहा ने कहा, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? राजेश ने जवाब दिया, यह पिरामिड बेचने की तरह है ना? इस पर नेहा ने कहा, लीजिए मैं आपको बता देती हूँ। नेहा सहजता से अपना PMF कार्ड बताते हुए कहती है, यह वे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। वैसे आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? राजेश ने जवाब दिया, हमारे लिए तो यह आर्थिक स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। और साथ ही साथ रेखा ने भी दृढ़ता से कहा, निश्चित रूप से यह हमारी पहली प्राथमिकता है। फिर नेहा ने एक और सवाल किया, आपने इसी को क्यों चुना? राजेश ने जवाब दिया, क्योंकि घर के लोन को चुकाने के लिए मुझे 2 जगह काम करना पड़ता है और रेखा भी ओवर टाइम करती है, ताकि जब हमारा परिवार बढ़े तो हमारे पास एक सहारा हो जो हमारे काम आ सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हम पैसे के लिए हमेशा दौड़ धूप नहीं करना चाहते। इसके बाद नेहा ने एक और सवाल पूछा, यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? राजेश ने जवाब दिया, जैसा मैंने कहा, हम अपने घर के पूरे पैसे चुकाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। रेखा और मुझे कभी यह सब नहीं मिला, हमें ऐसे अवसर मिले ही नहीं। फिर रेखा बातचीत का सिरा थामते हुए बोली, सही बात है, मेरे माँ बाप हमेशा घर चलाने के लिए पैसों की खींचतान करते रहे। हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी भी उन्हीं की तरह गुजरे। अब नेहा ने फिर एक सवाल पूछा, यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उसके क्या परिणाम होंगे? राजेश ने जवाब दिया, हम उसी नाव में होंगे जिसमें हमारे माँ बाप थे। इसका अर्थ होगा कठोर बजट बनाना तथा आमदनी कम और खर्च ज़्यादा, और पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा। रेखा बोली, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में काफ़ी खर्च होता है। बिना अतिरिक्त आमदनी के हम उन्हें ज़िंदगी में अच्छी शुरुआत नहीं दे सकेंगे। फिर नेहा ने अंतिम सवाल किया, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? राजेश ने तनावपूर्ण स्वर में कहा, जैसा हमने कहा, अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे, और ऐसा कौन चाहता है? उसके बाद रेखा ने राजेश का साथ देते हुए कहा, साथ ही हमें रिटायरमेंट होने की योजना भी बनानी है, इसीलिए हम अभी इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस वार्तालाप में नेहा ने राजेश और रेखा के प्राथमिक प्रेरणा घटक को जानने के लिए 5 ठोस सोने के सवाल का प्रयोग किया, और जिससे राजेश और रेखा ने अपने प्राथमिक प्रेरणा घटक उजागर किए। अगर नेहा को किस्मत से यह पता भी होता कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता है, तो भी राजेश और रेखा की निगाह में यह विचार नेहा का होता, उनका नहीं। अगर नेहा ने उनसे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात की होती तो रेखा और राजेश ने शायद आपत्तियां उठाई होती, क्योंकि यह नेहा का विचार होता। पर चूंकि यह विचार उनका ही था और ऐसा उन्होंने खुद कहा था, इसीलिए यह हकीकत थी। इस बारे में कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। अब इन 5 सोने के सवालों पर विचार करें। पहला सवाल, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? असली सवाल यह था, आप आज मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं? राजेश ने कहा कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता है, इसीलिए वे दोनों शामिल होना चाहते हैं। दूसरा सवाल, आपने इसी को क्यों चुना? यह सवाल दरअसल यह पूछता है, आप इस कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं? उन दोनों ने स्पष्ट किया कि वे अपने घर का लोन चुकाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और पैसों की तंगी वाला जीवन नहीं जीना चाहते हैं। तीसरा सवाल, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह सवाल पूछता है, मुझे फिर से बताएं, आप इसी कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं?
राजेश ने कहा, जैसा मैंने कहा, और फिर से अपनी बातें दोहराता है और उन कारणों को बताता है जिनके लिए वह बिजनेस में आना चाहता है। रेखा भी और कई तर्क देती है कि आर्थिक स्वतंत्रता उसके लिए पहले नंबर का कारण क्यों है। उसके माता पिता को खर्च चलाने में कठिनाइयां आती थी और वह ऐसी परिस्थितियों में नहीं जीना चाहती थी। चौथा सवाल, यदि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसके परिणाम क्या होंगे? यह सवाल दरअसल पूछता है, अगर आप शामिल नहीं होते तो आपके साथ क्या होगा? अब वे दोनों रोमांचित हो जाते हैं। वे नेहा को बताते हैं कि वे अपने माता पिता की तरह तंगहाल जीवन नहीं जीना चाहते और वे नहीं चाहते कि उनके बच्चों को सिर्फ इसलिए अच्छी शिक्षा ना मिल पाए क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। पांचवा सवाल, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? यह सवाल उनसे अपनी पहली प्राथमिकता को दोहराने का आग्रह करता है। वे दोनों उत्साहित हो जाते हैं। वे बार बार जोर देकर बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता उनके व्यवसाय में शामिल होने का पहला कारण क्यों है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब उन्होंने नेहा को बताया, नेहा ने उन्हें नहीं बताया। अगर नेहा ने उन्हें यही सब बातें ठीक इसी तरह बताई होती तो शायद उन्होंने बहानेबाजी की होती, पर चूंकि उन्होंने खुद नेहा को अपने शामिल होने के कारण बताए हैं, इसीलिए वे कारण वास्तविक हैं। इस साक्षात्कार के बाद नेहा ने उन्हें बताया कि योजना किस तरह काम करती है और इसके लाभकारी परिणामों का वर्णन करते समय उसने उन्हीं के शब्दों का प्रयोग किया। उसने उन्हें वे फायदे बताए जो उन्हें प्राप्त हो सकते हैं और वे हानियां बताई जिनसे वे बच सकते हैं। राजेश और रुत की निगाह में यह उनके सपनों का बिल्कुल सही उत्तर था, क्योंकि वे दोस्तों पीछे हमने देखा कि नेहा ने किस तरह 5 ठोस सोने के सवालों का प्रयोग किया, जिससे राजेश और रेखा के प्राथमिक प्रेरणा घटक उजागर हुए। वहाँ राजेश और रेखा के पास अपना खुद का प्राथमिक प्रेरणा घटक था, लेकिन क्या हो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसकी कोई प्राथमिकता ही ना हो? ऐसे लोगों के पास प्राथमिकता 2 कारणों से नहीं होती है। पहला कारण तो यह है कि उनके पास सचमुच में कोई प्राथमिकता नहीं होती। सो इस तरह के मामले में अपना समय बर्बाद ना करें, उन्हें धन्यवाद दें और अगले संभावित ग्राहक की खोज में चल दें। और दूसरा कारण यह होता है कि वे प्राथमिकता चुनने में इसलिए भी डरे हुए हो सकते हैं क्योंकि उन्हें इसके अनुसार काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इस तरह के संभावित ग्राहकों से कैसे निपटा जाए, इसे एक कन्वर्सेशन के माध्यम से समझते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? सच कहूं तो इनमें से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? नहीं, इनमें से कोई भी अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अगर इनमें से कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट होती तो कौन सी होती? अगर कोई प्राथमिकता इम्पोर्टेंट होती तो शायद मनी फ्रीडम होती। मनी फ्रीडम ही क्यों? क्योंकि पैसे का होना काफी महत्व रखता है। अब आप 5 ठोस सोने के सवालों को पूछना जारी रख सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना काफी जरूरी है। अगर आप 5 ठोस सोने के सवालों का प्रयोग करते हैं तो इस दौरान आपको मौन की शक्ति का भी प्रयोग करना होगा। आपको तब तक चुप रहना है जब तक कि आपका संभावित ग्राहक अपना पूरा जवाब न दे दें। अब एक सवाल और उठता है कि हम लोगों को कैसे पहचाने कि वो हमारे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। इसके लिए 5 ठोस सोने के सवालों का जवाब संभावित ग्राहक जितनी गंभीरता और गहराई से देगा, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि वह बिजनेस में कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध रहेगा। यदि उसके जवाब लापरवाहीपूर्ण, अविश्वसनीय या असंतोषजनक हो तो आपको सावधानी से यह सोचना होगा कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने का निमंत्रण देना चाहिए या नहीं। सही बटन दबाएं। इस कुंजी में आप अपने बिजनेस की योजनाओं को अपने संभावित ग्राहकों को बताते हैं। यहाँ पर आप बताते हैं कि आपकी योजना उन आशाओं, सपनों और डरों का समाधान है जो आपने दूसरी कुंजी यानी सही बटन ढूंढे द्वारा खोजे थे। जहाँ आप 5 ठोस सोने के सवालों द्वारा उत्पन्न भावनाओं और प्राथमिक प्रेरणा घटकों का उपयोग करके अपने बिजनेस प्लान को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सौदा पक्का करें। अगर आप इन तकनीकों का पूरी तरह से पालन करते हैं तो अपने संभावित ग्राहक से अपनी योजना में शामिल होने के लिए आग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। उनके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा होना चाहिए कि वे बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाएं। हमेशा अपनी प्रस्तुति को इस नजरिए के साथ रखें जैसे तत्काल शुरू करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
आपकी शैली बिजनेस माइंडेड तो होना ही चाहिए, साथ ही सहज भी होना चाहिए, जैसे यह काम आप रोज करते हो। जब आपको लगे कि आपका संभावित ग्राहक आपके बिजनेस में शामिल होना चाहता है, तो याद रखें, आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण अवश्य दें। तो ये थे सफलता की 4 कुंजियां, जिसे यूज करके हम लोगों के ना को हाँ में बदल सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये नॉलेज दूसरों को भी शेयर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।